गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ड्रीम आरएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल जांगिड और आज इस सेशन में हम 5 मार्च के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल हम शाम को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो हम जो भी फ्रीडम हाउस की जो रिपोर्ट आई है इंडिया के ऊपर कि इंडिया में डेमोक्रेसी कम हो गई है उससे रिलेटेड, उसके बाद हम ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स देखेंगे, उसके बाद क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग आई है वो क्या होती है, उसके इक्विवेलेंट इंडिया में क्या है, एनआईआरएफ वो देखेंगे, ऑनलाइन एजुकेशन में क्या चैलेंजेस हैं और इंडिया जो म्यांमार में अभी तख्ता पलट हुआ है तो उस पर इंडिया का क्या रुख है, ये सब हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद छोटी बड़ी खबरें जो करंट में है। तो शुरू कर, तो हम म्यांमार पर ये आर्टिकल सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो म्यांमार पे थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि म्यांमार पहले जिस तरह से इंडिया ब्रिटिश इंडिया के अंदर था तो म्यांमार भी उस तरह ब्रिटिश का पार्ट था। तो 1935 तक दोनों साथ में थे। अपना हमारा इंडिया हो गया, उनका बर्मा साथ में था। लेकिन 1935 में बर्मा को अलग कर दिया और ब्रिटिश तब भी कंट्रोल उसको बर्मा को इंडिया के थ्रू ही करते थे। उसके बाद आप सबको पता है कि इंडिया को आज़ादी 1947 में मिली और बर्मा को आज़ादी 1948 में मिली। तो उस टाइम पे क्या था कि जब बर्मा हुआ तो बर्मा में इंडिया के लोग काफ़ी थे। वहाँ पे कई सारे हमारे इंडियन जो रेलवे में काम करते थे, कई सारे राइस प्लांटेशन में थे। तो वहाँ पे जिस तरह नेशनलिज्म आता है तो वहाँ पे जब नया देश बना तो वहाँ पे भी कुछ इस तरह के चला कि इंडिया तो वो एक अपना नया नेशनलिज्म की वजह से एक नया सिटीजनशिप एक्ट लेके आया है। तो उनका जो सिटीजनशिप एक्ट आया उससे जो भारतीय थे हमारे वहाँ पे उनको बड़ी दिक्कत हुई सिटीजनशिप पाने में। तो उससे धीरे धीरे हमारे रिलेशन खराब होते गए और जब से उनका जो मिलिट्री जनता का जो रूल रहा है 1962 से 2011 तक, इसमें हमारे रिलेशन इतने अच्छे नहीं रहे हैं क्योंकि इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हमें हमेशा डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। अब म्यांमार हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ऑब्वियसली कई सारी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारी जो लुक ईस्ट पॉलिसी है जिसे हम हमारे जो साउथ एशिया में अपनी रीच बढ़ाना चाहते हैं, एशियन कंट्रीज में अपनी रीच बढ़ाना चाहते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट में हमारे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टिविटी प्रदान करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी है उसमें म्यांमार एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा म्यांमार इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो चाइनीज़ है, चाइना है, उसका जो इंट्रूजन है, जो चाइना भारत के जो पड़ोसी देशों से अपने रिलेशनशिप बढ़ा रहा है, तो ये ऑब्वियसली इंडिया को चिंता देता है। क्यों, क्योंकि आप देखिए जो म्यांमार का कोको आइलैंड है, इस कोको आइलैंड में ऐसा बोलते हैं कि चाइनीज ने सर्विलेंस सिस्टम लगा रखा है। तो ये क्या करते हैं, इंडिया को यहाँ पे नजदीक क्या आ जाएगा अपना अंडमान और निकोबार, तो यहाँ से इंडिया को सर्विलेंस कर सकते हैं, ये बे ऑफ बंगाल में सर्विलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि अभी चाइना यहाँ पे ये कैप ट्यूब जो यहाँ पे है, यहाँ पे एक पोर्ट वे बना रहा है। उसके अलावा अभी जो नॉर्मली क्या होता है, चाइना का ट्रेड जो होता है वो कहाँ से जाएगा, मलेक्का स्टेट से ऐसे घूम के जाएगा। लेकिन जो चाइना अब क्या कर रहा है, ये एक चाइना को डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में एक्सेस के लिए वहाँ पे एक रूट बना रहा है, बीआरओ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू। तो चाइनीज को अब जो मलेक्का स्टेट से घूम के जाना पड़ता था, जो उनका मलेक्का डिलेमा होता था, तो वो पार कर पाएंगे। लेकिन ये इंडिया को टेंशन देता है क्योंकि इससे चाइना का जो डायरेक्ट एक्सेस होगा वो बे ऑफ बंगाल में आ जाएगा। चाइना एक गैस एंड ऑयल पाइपलाइन भी डेवलप कर रहा है वहाँ पे। उसके अलावा चाइना ने यहाँ पे जो ये रीज़न है क्या, क्यों ये यहाँ पे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाई है और ये जो बीआरओ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे एक पोर्ट भी बना रहा है चाइना। अब इससे क्या होगा कि चाइना को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा, उनको मलेक्का स्टेट से घूमकर नहीं जाना पड़ेगा। तो इस तरह जो चाइना का थ्रेट है, जो इनका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटेजी है कि नए नए पोर्ट बनाना, इंडिया को घेरना, तो ये सब हमारी सिक्योरिटी के लिए बड़ी टेंशन है। इसके अलावा जब हम सार्क के डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमारे जो साउथ एशिया के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो म्यांमार एक इंटीग्रल पार्ट है। क्यों, क्योंकि बिम्स्टेक ले लो, आप बिम्स्टेक ले लो, सार्क ले लो, इन सब में बिम्स्टेक ले लो, तो बिम्स्टेक कि जब सार्क अब अच्छा काम नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, बिम्स्टेक रिवाइवल हो, तो बिम्स्टेक में म्यांमार काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। क्योंकि म्यांमार में क्या है, जो रखीने स्टेट है यहाँ का, जहाँ से रोहिंग्या को भगाया गया था, तो रोहिंग्या का भी इशू आ जाता है फिर इंडिया में, क्योंकि वो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन जाते हैं। लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो
तो ये क्या है कि इससे हमें ऑयल एंड गैस भी मिल सकती है, जो ये रीजन है इसमें ये एनर्जी प्रोवाइडर भी बन सकता है। उसके अलावा जो हमारी एशियान के साथ कनेक्टिविटी हो गया, नॉर्थ ईस्ट जो हम कनेक्ट करना चाहते हैं बांग्लादेश के थ्रू, के लिए भी म्यांमार बड़ा जरूरी है। तो जो हमारे प्रोजेक्ट हो गए, आईएमटी हो गया, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटर हाईवे, मोटर व्हीकल अग्रीमेंट हो गया, कलादान प्रोजेक्ट हो गया, बिम्स्टेक हो गया, तो इन सब में कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट में म्यांमार का एक काफ़ी सेंट्रल रोल है। के बाद जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये म्यांमार है ये हमारा नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर लगता है। तो आपको सबको पता होगा कि एक एफएमआर रिजिम होता है, फ्री मूवमेंट रिजिम। तो यहाँ से कुछ किलोमीटर तक इंडिया वाले वहाँ म्यांमार में जा सकते हैं, म्यांमार वाले आ सकते हैं। तो इससे यहाँ पे काफ़ी इश्यू रहता है, ड्रग ट्रैफिकिंग का हो गया, ये सेफ हाइड भी होता है कि जो यहाँ पे सेपरेटिस्ट होते हैं वो इधर चले जाते हैं एफएमआर के थ्रू। तो हमें जो म्यांमार की ज़रूरत होती है वो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी बड़ी ज़रूरत होती है। तो हमने जो सेपरेटिस्ट होते थे उनको टारगेट करने के लिए म्यांमार के साथ एक हॉट परस्यूट भी चलाया था, तब उनको पकड़ के मारा गया था। जो सेपरेटिस्ट होते हैं उनको पकड़ के टारगेट किया गया था। तो इस तरह से म्यांमार का कोऑपरेशन हमें काफ़ी ज़रूरत है ताकि हम नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट ला सकें, क्योंकि जो कलादान प्रोजेक्ट होगा उससे क्या होगा, यहाँ का जो सितवे पोर्ट से होते हुए फिर चाइना में, ये म्यांमार से होते हुए हम नॉर्थ ईस्ट में एंट्री करेंगे, त्रिपुरा में एंट्री करेंगे। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए हो गया, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के हो गया, चाइना को कंटेन करने के लिए हो गया, ये बे ऑफ बंगाल की सिक्योरिटी के लिए हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हो गया, क्योंकि ये क्या है, म्यांमार जो गोल्डन ट्रायंगल है उसका भी पार्ट है। तो इन सब के लिए हमें म्यांमार काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जब जब म्यांमार में कुछ हमारे जब वहाँ पे मिलिट्री का रूल आ जाता है तो ओब्वियसली हमारे रिलेशन थोड़े बिगड़ने से लगते हैं। अब चलते हैं हम आर्टिकल की तरफ। तो आर्टिकल शशि थरूर का है, तो उन्होंने यही बोला है कि जब से 1948 में म्यांमार को आज़ादी मिली है तब से जो सेना है वो जो सिविल गवर्नमेंट होती है उससे ज़्यादा तो सत्ता में सेना रही है। सेना को आके क्या बोलते हैं, तत्मादाऊ। अब ऐसा नहीं है कि अभी मतलब कूप किया है, मिलिट्री ने तख्ता पलट किया है। इससे पहले जब 1990 में भी वहाँ पे इलेक्शन हुए थे और जो आंग सान सू की जो पार्टी थी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी एनएलडी, वो तब भी जीती थी तब भी, लेकिन वहाँ पर क्या किया, इनको पसंद नहीं आया और इन्होंने जो डेमोक्रेटिक तरीके से जो लीडर चुने गए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद आंग सान सू की जेल में चली गई, उसको 20 साल तक, 2010 में वो काफ़ी बाद में रिलीज हुई। उसके बाद वो फिर इलेक्शन हुए और उन्होंने मिलिट्री के साथ गठबंधन से एक नई सरकार बनाई। तो ये उस टाइम पे भी इन्होंने क्या किया था, सत्ता पलट कर जो स्टेट लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोरेशन काउंसिल है उसके जरिए शासन करते हैं। तो ये एक काउंसिल बना रखी है इन्होंने। तो जब भी मिलिट्री का शासन आता है तो ये इसके जो SLORC है इसके थ्रू ये रूल करते हैं। तो अब जो ये सत्ता है किनके पास आ गई है, कमांडर इन चीफ जनरल मिन ऑन्ग होइंग को उनको सत्ता आ चुकी है। अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कर रखा है कि सत्ता की सीटें फिक्स है, मतलब वो सेना की सीटें ही इनके कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स कर दी है, 1/3 सीटें तो मिलिट्री वालों की होगी। मतलब इन्होंने, अब आप गवर्नमेंट डेमोक्रेसी कहाँ पे आएगी जब सिविलियन जो 33% तो ऑलरेडी ये मिलिट्री के लिए रिजर्व है। उसके अलावा क्या होता है यहाँ पर, जो इनका जो संविधान है वो विदेशी पति पत्नी या बच्चे वाले लोगों को राष्ट्रपति बनने के लिए अयोग्य बताता है। और इसी की वजह से सू पद पर नहीं बनी रह सकेगी। क्यों? क्योंकि सू के पति क्या है, एक ब्रिटिश सिटीजन है। तो अब जब तख्ता पलट हो गए तो सारे जो पड़ोसी देश हो गए म्यांमार के, वो धीरे धीरे सावधानी पूर्वक से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कोई अचानक से कुछ अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना मिलिट्री को ना सिविलियन को। तो भारत लंबे समय से स्पष्ट रूप से, साफ रूप से हम म्यांमार में लोकतंत्र, वहाँ पे स्वतंत्रता, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स के पक्ष में रहे हैं। तो ये जो वेस्टर्न यूएसए हो गया, ये सब सिर्फ कहने को बातें करते हैं, लेकिन हमने तो ग्राउंड लेवल पे भी ये दिखाया है कि हम इनके पक्षधर हैं। कैसे? क्योंकि जब 1990 उस टाइम पे भी जब ऐसा हुआ था, तो उस टाइम पे भी जब दंगे हुए थे, हिंसा बढ़ गई थी, तो वहाँ से जो छात्र भाग के आए थे या जो लोकल न्यूज़पेपर थे या रेडियो स्टेशन थे, उनकी मदद इंडिया ने उस टाइम पे भी की थी। तो अब लेकिन क्या हो गया है कि अब चीन का म्यांमार में इंट्रूजन बढ़ गया है। हमने डिस्कस कर लिया किस तरह से कितने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पाकिस्तान के जनरल ने थोड़ा म्यांमार से मेलजोल बढ़ा लिया है। चीन पोर्ट का निर्माण कर रहा है। म्यांमार में जो प्राकृतिक गैस
नेचुरल ऑयल एंड गैस मिले हैं राखीनी स्टेट में, है ना। तो भारत के उत्तरी पूर्व में जो नस्ली घुसपैठ है उनको ये SLORC का समर्थन है। तो ये सब जो इशू है ना भारत के लिए काफ़ी खतरा प्रदान करते हैं। तो हमें एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है मिलिट्री और जो उनकी सिविलियन गवर्नमेंट है, क्योंकि इनका तो चलता रहता है, कभी मिलिट्री कभी सिविलियन, कभी मिलिट्री, ज़्यादा तो मिलिट्री रहती है। तो अगर हम मिलिट्री से एकदम से एंटी भी हो जाएंगे तो वो हमारे लिए दिक्कत दे सकता है। अब चाइना तो बिल्कुल दोगला आदमी है। तो चाइना ने तो अभी चाइना की मीडिया है, उन्होंने तो क्या बोला, इस तख्ता पलट को ऐसा नहीं बोला कि तख्ता पलट हुआ है, उन्होंने तो बोला कि नहीं, ये तो छोटा मोटा कैबिनेट में बदलाव हुआ है। और चीन ने अभी जब UN सुरक्षा परिषद में ओनली कंट्री था चीन जिसने जो ये निंदा प्रस्ताव लाया गया है इस पे तख्ता पलट पर, तो उसका विरोध किया। तो ये राइटर का वही फाइनल यही है कि जो म्यांमार में जो इनसिक्योरिटी है वो पूरे रीजन के लिए काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि कई सारे म्यांमार इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल जो डेवलपमेंट है हमारा साउथ ईस्ट एशिया का, उसके लिए भी म्यांमार एक इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि इंडिया और जो एशिया है उसको कनेक्ट करता है। चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल में। अगला आर्टिकल ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स है। तो ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स कौन बनाता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो क्या है, पहला है नहीं, सबसे पहले कब बनाया था, 2018 में। तब किसने टॉप किया था, पुणे ने। अभी 2019 का आ गया, 2020 का है। 20 में टॉप किसने किया है, बेंगलोर ने। अपने राजस्थान में कौन है भाई, राजस्थान में टॉप 50 में अब ये दो कैटेगरी में बनाते हैं, एक मिलियन 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर और 10 लाख से कम आबादी वाले शहर। तो 10 लाख से जो ज़्यादा आबादी वाले हैं उसमें बेंगलोर नंबर 1, पुणे सेकंड है, और अपना जयपुर कहाँ पे है, 23वें पे, जोधपुर 21वें पे, और कोटा 44वें पे। और 10 लाख से कम में टॉप किसने किया है, शिमला में। अब इनकी रैंकिंग में क्या देखते हैं, ये 3 पिलर देखते हैं। लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, जीवन की गुणवत्ता कैसी है, आपकी जो सिटी है उसकी इकोनॉमिक एबिलिटी कैसी है, उसकी आर्थिक क्षमता कैसी है, उसके बाद सस्टेनेबिलिटी कैसी है, मतलब उसकी स्थिरता कैसी है, मतलब आपकी सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है वो सस्टेनेबल भी है या नहीं है, या आप सिर्फ लोकल जो रिसोर्सेज है उनका दोहन करके इस तरह डेवलपमेंट हैपेजार्ड डेवलपमेंट कर रहे हो कि वो सस्टेनेबल ही नहीं है। तो अब ये 3 मेन पिलर हो गए। इनके बाद 13 कैटेगरीज होती हैं, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, हाउसिंग हो गया, वाश हो गया। तो इस तरह ये 13 कैटेगरीज होती हैं। अब ये रैंकिंग में 2 चीज़ों का योगदान होता है, एक होता है सिटीजन का, ये सर्वे लेते हैं सिटीजन क्या सोचते हैं उस शहर के बारे में, तो सिटीजन परसेप्शन सर्वे लिया जाता है, उसका वेटेज इन्होंने दे रखा है 30%। और ये जो बाकी 13 कैटेगरीज हैं जिसमें एजुकेशन हेल्थ ये सब आ गया, उनका वेटेज है 70%। तो इसके आधार पर एक पूरी ओवरऑल रैंक बनाई जाती है। तो अब अगर मैं बात करूँ कि एजुकेशन में तो फिर कोटा नंबर 1 आया होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कोटा तो शिक्षा में 49वें नंबर पे है, उससे तो उल्टा जयपुर बढ़िया है, 5वें नंबर पे आ गया। इसके साथ इन्होंने एक म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स भी रिलीज किया है, तो उसमें किसने टॉप किया है, इंदौर ने। चलते हैं आगे। अगला भी रैंकिंग ही है। ये कौन सी है, जो ये QS कंपनी है, ये जो वर्ल्ड के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती है, उनकी रैंकिंग करती हैं। तो अभी इन्होंने लेटेस्ट रैंकिंग दी है 2020 की, तो उसमें किसने टॉप किया है, ओवरऑल जो MIT है US की, ओबीसी इसने टॉप किया है, और जो US की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी होगी, उसके बाद ब्रिटेन की कैम्ब्रिज होगी, वो 3rd नंबर पे है। ओवरऑल इंडिया की हम बात करें तो अब सबसे बढ़िया बात है कि टॉप 100 में हमारे 3 इंस्टीट्यूट आ गए, बढ़िया, क्योंकि इससे पहले टॉप 2019 या 20 की रिपोर्ट याद है मुझे, उसमें टॉप 200 में 3 थे, तो बढ़िया बात है। तो सबसे बढ़िया इंडिया में कौन आया है, IIT बॉम्बे ने 49, IIT दिल्ली 54, IIT मद्रास 94, और अपने अपने कॉलेज की भी रैंकिंग देख लो, अगर तुम्हारा कोई कॉलेज आ रहा हो उसमें। तो मैंने देख लिया कि IIT खड़गपुर की 101 आ रही है, इंटरव्यू में बोलने के लिए इम्पोर्टेंट है। अलग अलग सब्जेक्ट में निकालते हैं। ह्यूमैनिटीज़ में जो JNU है वो 159 पे, लाइफ साइंसेज में हमारा एम्स 248 पे है। मतलब हमारा जो मेडिकल एजुकेशन है उसमें हम टॉप 250 में सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है। नेचुरल साइंस में हमारा सबसे बढ़िया ये IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ये 92 पर है। तो अब
ये तो हो गई वर्ल्ड लेवल पे। तो क्या इंडिया में हम ऐसा कुछ रैंक निकालते हैं? बिल्कुल निकालते हैं, NIRF। तो लेकिन दोनों के पैरामीटर थोड़े अलग अलग हैं, तो रैंक इधर उधर हो जाती है NIRF में और QS में। अब QS किन किन को फोकस देता है? तो ये 6 पैरामीटर होते हैं कि आपकी कॉलेज की रेपुटेशन कैसी है। मतलब आप एक तरफ IIT बॉम्बे हो गया और एक तरफ कोटा यूनिवर्सिटी हो गई, आपके एम्प्लॉयर रेपुटेशन कैसी है, आपके जो प्रोफेसर है उनकी रेपुटेशन कैसी है, आपकी जो फैकल्टी और स्टूडेंट रेशो कितना है, 20% उसको वेटेज है, जो पर फैकल्टी है वो साइटेशन कितना है, वो कितने रिसर्च पेपर छाप रहे हैं बड़ी बड़ी जर्नल में, वो हो गया। आपके पास इंटरनेशनल फैकल्टी कितनी है, बाहर से विदेश से जो गेस्ट फैकल्टी आ रहे हैं वो कितने हैं, आपके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट कितने हैं। तो ये सब जो 6 पैरामीटर हैं इनसे QS रैंकिंग बनती है। तो ऑब्वियसली इंडिया वाले कहाँ पे पिछड़ जाते होंगे? ये पिछड़ जाते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशो, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशो, साइटेशन पर फैकल्टी। हमारा फैकल्टी स्टूडेंट फिर भी ठीक है, तो एम्प्लॉयर रेपुटेशन, तो ये यहाँ पे पिछड़ जाते हैं। अब इंडिया वाला आ जाता है। तो इंडिया में भी इस तरह से शुरू किया था मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने, कब? 2015 में। क्या नाम है उसका? NIRF का, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। अब ये 5 पैरामीटर कौन कौन से लेते हैं? पहला होता है कि टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, ये कैसा है, पढ़ाने की गुणवत्ता कैसी है, सिखाने की गुणवत्ता कैसी है। उसके बाद वहाँ पर रिसर्च किस तरह की हो रही है, क्या प्रोफेशनल प्रैक्टिस लिए जा रहे हैं। उसके अलावा ग्रेजुएशन आउटकम कैसे हैं, प्लेसमेंट कैसे हो रहे हैं, क्या नया योगदान दे रहे हैं समाज को। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी कैसी है, समाज के क्या सारे वर्ग यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं कॉलेज में, या ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, या रूरल इंडिया की भी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। इनका परसेप्शन कैसा है, लोग क्या सोचते हैं इस कॉलेज के बारे में। तो इन सब 5 पैरामीटर के आधार पर रैंक बनाई जाती है। तो उस हिसाब से जो 2020 की रैंकिंग थी उसमें ओवरऑल टॉप किसने किया? IIT मद्रास है, सेकंड पे ISC बेंगलोर, थर्ड पे IIT दिल्ली, और हमारे कॉलेज की KGP 5। चलते हैं आगे। तो ऑब्वियसली एक वॉल टू वॉल कमेंट्री चल रही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन डिस्कस कर लेते हैं कि अभी जो तांडव TV सीरीज आई थी उस पर बवाल हुआ था। तो उसमें उसके बाद क्या किया, हाई कोर्ट में जो उनकी कंटेंट हेड है उसके ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको जमानत देने से मना कर दिया और ये बोला कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, क्रिएटिविटी की जो फ्रीडम है अंडर आर्टिकल 19, ये बहुसंख्यक लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता, कौन सा आर्टिकल 25 और 26, ये मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। मतलब हाई कोर्ट ने ये बोला कि आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम है, जो लोगों की कलेक्टिव फ्रीडम है रिलीजन के ऊपर, उसको ऊपर नहीं है। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। तो अभी लेटेस्ट OTT के लिए भी कुछ कोड आए हैं, सबको पता ही होगा। पेरेंटल लॉक होगा, हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है इसको। कंटेंट के हिसाब से उन्हें बताना पड़ेगा, 3 चरणों का सिस्टम होगा, रजिस्ट्रेशन की बाध्यता नहीं लेकिन बताना पड़ेगा। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल में। तो अभी जो अमेरिका का एक थिंक टैंक है फ्रीडम हाउस, उसने 2021 की जो विश्व में आज़ादी लोकतंत्र की घेरबंदी, ये तो है टाइटल, उसके हिसाब से ये जो कंट्रीज हैं उनमें डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस कैसी है उस हिसाब से ये रैंकिंग करते हैं। तो पहले इंडिया को इन्होंने फ्री कंट्री बोल रखा था, अब इन्होंने घटाकर उसको क्या बोल दिया है? पार्टली फ्री, मतलब आंशिक आजाद। अब ये रैंकिंग कैसे बनाते हैं? ये 2 चीजें कवर करते हैं रैंकिंग में। पॉलिटिकल राइट कैसे हैं, मतलब क्या इलेक्टोरल प्रोसेस अच्छा है, सबको इलेक्शन में खड़े होने की आज़ादी है, सबको राइट टू वोट है, तो इस तरह पॉलिटिकल राइट, तो वहाँ पर हम बढ़िया हैं, टॉप में है, मतलब 40 में से 34 नंबर। सिविल लिबर्टीज की बात कर देते हैं कि आपके पास सिटीजन के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच कितना है, आपके पास धार्मिक स्वतंत्रता कितनी है। तो ये जो सिविल लिबर्टीज हैं इसमें इंडिया थोड़ा पिछड़ गया है। इन्होंने बोला है कि आपको 60 में से 33 नंबर ही मिलेंगे। अब रीजन यही दिया है कि भारत में नागरिक स्वतंत्रता का हनन बढ़ गया है। ऑब्वियसली पॉलिटिकल राइट तो वैसे के वैसे हैं लेकिन सिविल लिबर्टीज घट गई है। तो इन्होंने क्या क्या दिए कि अभी सेडिशन के केस काफी बढ़ गए हैं, मुसलमानों पर अटैक हुए हैं, लॉकडाउन में इंटरनेट बंद कर दिया गया कश्मीर में। तो ये इन सबकी वजह से जो इंडिया का स्कोर है वो घटकर 100 में से कितना हो गया, 67 हो गया, और रैंकिंग भी कहाँ पे पहुंच गई, 88 पर। तो अब थिंक टैंक ने ये बोला कि सिर्फ इंडिया में नहीं कि चीन,
तानाशाही देशों के साथ अब अमेरिका के साथ भारत जैसे देशों में अभिव्यक्ति की आज़ादी कम हो रही है। मतलब इंडिया में नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिया में नहीं, अमेरिका, चीन, ये चीन में तो पहले से नहीं है, तो अमेरिका जैसे देशों में भी कम हो रही है। तो इस प्रकार थिंक टैंक ने बोला है कि हम पहले से कम लोकतांत्रिक हो गए हैं। तो भारत पहले से कम लोकतांत्रिक हो गया है। तो ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट को मजा नहीं आएगा, जो उसके अगेंस्ट में ही बोलेंगे कि ये विदेशी साजिश है। बाकी आप सब समझदार हो। अगला आर्टिकल हमारा ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड है कि जो अभी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा में बोला कि भारत में कोविड से कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं हुआ। तो क्या आप बताइए, आपको ऐसा लगता है? मुझे तो नहीं लगता, कि क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा से जो हमारे रूरल जो हमारा ग्रामीण भारत है, उसके कई बच्चे, माइग्रेंट जो वर्कर होते हैं, उनके कई बच्चे, इन सबको एजुकेशन इनकी बिल्कुल डेफिनेटली प्रभावित हुई है कोरोना में। तो ऑनलाइन शिक्षा की वजह से अब एक डिजिटल डिवाइड उत्पन्न हो गया है, क्योंकि जो मतलब ऑब्वियसली जो बड़े बड़े सिटीज़ के बच्चे हो गए, जो अमीर लोगों के बच्चे हो गए, उनको मोबाइल चलाना आता है, वो फटाफट से बाइजू खोल सकते हैं, वो सब खोल सकते हैं। रूरल इंडिया के जो बच्चे हो गए, उनके पास पहले तो मोबाइल ही नहीं है, मोबाइल चलो हो भी तो उनको चलाना नहीं आता। तो एक तरफ जिस स्पीड से जो अमीर बड़ी सिटीज़ के बच्चे सीखते हैं, उस स्पीड से गाँव के बच्चे नहीं सीख सकते। तो जो हमारा इनकम डिवाइड होता था, डिजिटल डिवाइड था, इसने हमारा लर्निंग डिवाइड बढ़ा दिया है। तो अब राइटर बोलते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन की सच्चाई ग्राउंड लेवल पर हकीकत क्या है। तो हम सबको पता है कि मूल सुविधाओं की कमी है। तो कई सारे सबको पता है कि लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है। चलो ये स्मार्टफोन भी हो तो लाइट नहीं है, लाइट हो तो इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट हो तो उसकी स्पीड नहीं है। स्पीड के लिए कहाँ, अगर चलो वीडियो लेक्चर डाल भी दिए तो डाउनलोड के लिए डेटा के पैसे नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास कमी है, मूल सुविधाओं की कमी है। दूसरी बात आती है घर का माहौल। अब इंडिया ऐसा है ना कि वहाँ पे 1/4 आज़ादी तो एक कमरे में रहती है। मतलब एक कमरे में ही मम्मी है, पापा है, घर का चूल्हा जल रहा है, मेहमान आ रहे हैं सब। अब बताओ बच्चा पढ़ेगा तो कहाँ पढ़ेगा? तो उसके बाद जो लड़कियाँ होंगी उन पर चलो भाई बर्तन मांजो, लड़के होंगे आजा बेटा दुकान में मेरा काम बटा दे, हाथ बटा दे। तो ये सब एक माहौल जो और बच्चों को मिल पाता है, क्या हमारे ग्रामीण भारत के या जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं उनको मिल पा रहा है? बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन में हम जो कॉलेज और स्कूल का माहौल होता है, क्या हम वो क्रिएट कर पा रहे हैं? नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन का मतलब एक संपूर्ण शिक्षा से है। संपूर्ण शिक्षा में सिर्फ ये कंटेंट, अभी ऑनलाइन एजुकेशन में क्या हो रहा है, कंटेंट दिया जा रहा है कि हिस्ट्री का कंटेंट ये हो गया, पॉलिटी का कंटेंट ये हो गया, मैथ्स के सिलेबस ये हो गए। लेकिन क्या आप जो वैल्यू एजुकेशन की हम बात करते हैं कि नैतिकता क्या होती है, बड़ों से किस तरह बातचीत की जाती है, मतलब जो शिष्टाचार जो हम स्कूल में सीखते हैं वो हम नहीं सीख पा रहे हैं। जैसे छोटे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उनका जो आईज और हैंड जो कोऑर्डिनेशन होता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बड़ा जरूरी होता है। क्या छोटे बच्चे घर पे बैठ के वो सीख पाते हैं? नहीं सीख पाते। वो जब आसपास अपने दूसरे छोटे बच्चे जो साथ में बैठते हैं तो इन चीज़ों का उनमें विकास होता है। अनुशासन की जो नींव होती है वो बचपन में ही पड़ती है और इसके लिए स्कूल जरूरी है। हम खुद ही देख लीजिए, अगर हम कॉलेज में, क्या हम कॉलेज की पढ़ाई अगर घर बैठे करेंगे तो क्या वो बराबर है कॉलेज के बराबर? नहीं। कॉलेज में हम कई सारी चीज़ें सीखते हैं, दोस्तों के साथ मिलकर असाइनमेंट जब करते हैं तब जाके हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। टीचर से तो अलग ही बात है। तो राइटर यही बोलते हैं कि कॉलेज और स्कूल शिक्षा का जो माहौल है वो ऑनलाइन स्कूल से अलग होता है। कुछ लोग बिल्कुल उस साइड में हैं, कहीं को मज़ा भी आ रहा है कि म्यूट कर लो और कैमरा बंद करो, बैठे बैठे मस्त अनजानी लाइफ। लेकिन ग्राउंड लेवल पे हकीकत ये है। अब अपन बात कर लेते हैं ऑनलाइन एजुकेशन में। तो हमें एक्चुअल में जो अभी जो डिजिटल एजुकेशन चल रही है, तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारा फोकस होता है वो किस पे होता है? अभी ये लेस अबाउट लर्निंग एंड मोर अबाउट एक्वायरिंग डिग्रीज। हमारा फोकस क्या है ना, सीखना कम चाहते हैं, हम फटाफट से डिग्री पाना चाहते हैं। तो अब हम ऑनलाइन एजुकेशन में ये बदल सकते हैं कि हमारा ध्यान सीखने पे ज़्यादा हो, बड़े अच्छे से 3D मॉडल हो, अच्छे से हमें सिखाया जाए, और ये डिग्री विग्री के चक्कर में नहीं। सीखना जो पार्ट है ना, अभी मतलब कोरोना ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है, हम चाहें तो इसको बदल सकते हैं। उसके अलावा हमें क्या क्या ज़रूरत है, हम क्या क्या कर सकते हैं।
तो डिजिटल एजुकेशन में हम एआई का उपयोग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि मान लो सबको, सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अब ऑनलाइन क्विज हुआ तो किसी बच्चे के कम नंबर आया, तो उस जिस सब्जेक्ट में अगर मान लो उसके मैथ्स में को भाग देना कम आ रहा है, तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाईलाइट कर लेगा कि अच्छा इसका भाग देना नहीं आता, बच्चे को डिवाइड करना नहीं आता, तो उस प्रकार के वो कंटेंट देगा। जिस प्रकार से अपन को यूट्यूब पे आते हैं ना सजेशन, तो उस प्रकार से उसको अलग से टारगेट किया जा सकता है। तो जो पर्सनलाइज लर्निंग है बच्चों की, वो हम कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में हम क्या कर सकते हैं कि अभी कई सारे जो हमारे बाल मजदूरी करनी पड़ती है, या कई सारे बच्चे होते हैं जो इनकम की वजह से या कहीं किसी कारणों से मतलब पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो क्या अब वो क्या कर सकते हैं कि पढ़ाई को अपने हिसाब से कर सकते हैं। सुबह 7 से 12 जाना जरूरी नहीं है स्कूल में, आप चाहो रात में सुबह 2 घंटे पढ़ लो, रात में पढ़ लो, या दिन में अगर आपको कॉलेज में हो, आपको पिताजी की दुकान पे भी जाना है, तो आप पिताजी के साथ भी काम करके आओ। तो आपको एक शेड्यूल में बंधना नहीं पड़ रहा है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि जब गांधी जी ने क्या बोला होगा, तो गांधी जी की जो एक कंसेप्ट था ना, नई तालीम, गांधी जी बार बार बात करते थे कि नई तालीम, तो उसमें वही यही बोलते थे कि सेल्फ स्टडी और जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती ना, कि हम कर करके सीखें, खुद से सीखें। तो ऑनलाइन एजुकेशन में भी ऐसा ही है, मतलब हम खुद से ज़्यादा सीख सकते हैं, सेल्फ स्टडी वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम ऑनलाइन एजुकेशन में उनको टारगेट कर सकते हैं जो अभी तक अपना स्कूल छोड़ देते थे या स्कूल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हायर एजुकेशन में उन लोगों को अब अच्छे से कवर किया जा सकता है। कम से कम अवेलेबिलिटी तो होगी, मतलब आपके पास कोर्सेज होंगे ऑनलाइन, तो आप उन्हें देख तो पाओगे। माइग्रेंट बच्चों को हम मोबाइल देकर उनको कवर कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन में। तो इस तरह से हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हमारी सोसाइटी में जो डिजिटल डिवाइड है, मतलब डिजिटल डिवाइड, कुछ लोगों को डिजिटल की मतलब इंटरनेट की दुनिया की बढ़िया नॉलेज है, मोबाइल मस्त चलाना आता है, और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आता। तो ये डिजिटल डिवाइड है ना, इसको हमें कम करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा जो लर्निंग डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। दो भारत जो हम बात करते हैं, तो वो बन जाएंगे, एक भारत बिल्कुल एडवांस होगा, एक भारत कहीं पीछे रह जाएगा। चलते हैं अगले आर्टिकल में। अगला आर्टिकल छोटा सा है, बोमा टेक्निक क्या होती है, तो ये ट्रांसलोकेशन की टेक्निक है। इसमें जानवरों को मतलब उनको पहले से एक बड़े इंक्लोजर में लाया जाता है, उसके बाद छोटे इंक्लोजर में लाकर इकट्ठा किया जाता है, फिर ट्रांसलोकेट किया जाता है। तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट भी ऐसा प्लान कर रही है कि जो चीतल और सांबर है उनको इस तकनीक से ट्रांसलोकेट किया जाएगा। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, बोमा टेक्निक मतलब यह है कि उनको ट्रेप किया जाता है कि आपको है ना, पहले बड़े से उसमें आ जाओ, फिर उसको छोटे से में लेके आ जाते हैं। ट्रेपिंग की टेक्निक है, मतलब बोमा टेक्निक है, इसलिए काम आती है, ट्रांसलोकेशन में काम आती है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल हमारा वही है, कोरोना के वैक्सीनेशन में क्या चैलेंज आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो हमारे हेल्थ वर्कर है वो खुद ही दूसरी डोज लगवाने नहीं आ रहे हैं। और हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि दूसरी डोज नहीं लगवा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। तो जो मिस इन्फॉर्मेशन है या जो इन्फॉर्मेशन गैप है, हमें वो कवर करना पड़ेगा। क्योंकि अभी ऐसा बोलते हैं कि 28 दिन में लगवाना जरूरी है, कुछ अभी लेसेंट जर्नल है उसमें आया कि 84 दिन में लगवाना जरूरी है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन गैप है ना, गवर्नमेंट को क्लियर करना पड़ेगा कि कितने दिन में लगवा सकते हो। इसके अलावा जो आलोक भाई साहब के करंट अफेयर देख लेते हैं छोटे मोटे, कि चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष किसके चुना गया है। तो भारत के बॉक्सर MC मैरी कॉम को चैंपियंस एंड वेटरन्स का अध्यक्ष चुना गया है। संसद टीवी के CEO कौन से बने, आप सबको पता होगा, लोकसभा और राज्यसभा टीवी मर्जर हो गए, तो इनका जो नया CEO कौन बना है, रवि कपूर। बलदेव शरण नारंग का संबंध किस घराने से है, तो ये पंजाब घराने से संबंधित है। पंजाब शाम 84 घराने से था, तो ये पंजाब का जो शाम 84 घराना है उससे रिलेटेड था। तो इनके शागिर्द कौन कौन रहे हैं, मास्टर सलीम, बरकत सिद्धू, प्रसिद्ध गायक सुखविंदर, हंसराज हंस, सब इनके चेले रहे हैं। और ये किटनासोर का जो अभी फॉसिल मिला है, जीवाश्म मिला है, वो कहाँ पे मिला है, अर्जेंटीना के न्यूक्वेन शहर में। अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने ये, जिस तरह इंडिया की एक स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसी प्रकार से राजस्थान गवर्नमेंट एक स्कीम लाई है, ताकि जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जो बिजनेसमैन है उनके बीच में, तो वाणिज्यिक कर अम्नेस्टी स्कीम 2021, तो आप बकाया मांग से मुक्ति का सुनहरा अवसर देती है।
तो वही है कि आपको कर की छूट मिलेगी, ब्याज पेनल्टी लग रहा है वो माफ़ कर दिया जाएगा, तो उस तरह की। तो धन्यवाद। और इंडियन जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल हम शाम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।